स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल स्वस्थ होना और कल्टीवेशन करना। अशर्या की आंखें चौड़ी हो गई, उसका पीला चेहरा आकर्षक ढंग से लाल हो गया। आदर्श उसके रिएक्शन से थोड़ा हैरान था। क्या वह वास्तव में उसके अनुरोध पर विचार कर रही थी? क्या उसे सच बताना चाहिए कि क्या वह सचमुच उसकी गोद में बैठी थी और हस्तमैथुन कर रही थी? भाई आदर्श, क्या मुझे बाद में आना चाहिए? आदर्श के पीछे से एक आवाज आई। आदर्श के चेहरे पर तुरंत ही भाव बदल गए। वह अविश्वास में पलटा। राधा उसके बिना जाने ही आ गई थी। फियोना नाम की महिला उसकी व्हीलचेयर को धकेल रही थी और उसे घृणा से घूर रही थी। दूसरी ओर राधा का चेहरा धीरे धीरे सुंदर होता जा रहा था, जबकि वह भावहीन बनी हुई थी। हे राधा, मैंने तुमसे कहा था कि उसे रहने देना। घर में भेड़िए को दिखाने जैसा है। देखो वो कितना बेशर्म है और बोल्ड है। वो मेरे साथ इतनी बेशर्मी से पेश आ रहा है। नौकरानियों की तो बात ही छोड़ो, जो उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करती। वे भी अच्छे दिखने वाले और बेहतरीन शरीर वाले हैं। आशरुया ने छोटी लोमड़ी की तरह खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, जब उसने आदर्श के चेहरे को ठंडा होते देखा। आशरुया अपनी बात पूरी करके उठ खड़ी हुई और चली गई। उसकी मोहक हंसी अभी भी कमरे में गूंज रही थी। आदर्श को तुरंत ही अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह आशरुया के साथ मस्ती कर रहा था तो राधा वहां आ जाएगी। अब उसे क्या करना चाहिए? हे राधा, मैं उसे घर पर ही अपना इलाज कराने के लिए कह रहा था, आदर्श ने अजीब मुस्कान के साथ समझाया। राधा कोई 3 साल की बच्ची नहीं थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि आदर्श का क्या मतलब था, खासकर तब जब वह उसे इतने लंबे समय से जानती थी। तुम कितने बेशरम आदमी हो। फियोना ने राधा को आदर्श की तरफ धकेलते हुए उसे गाली दी और जाने लगी। आदर्श को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे समझाए। उसने राधा के चेहरे की तरफ देखा। हालांकि वह लड़की आमतौर पर सौम्य और शांत दिखती थी, आदर्श जानता था कि जब भी वह गुस्से में होती तो उसके गाल थोड़े सूज जाते थे। जब वह छोटी थी तो यह इतना प्यारा था कि आदर्श चुपके से उसके गालों पर चूम लेता था। हालांकि आदर्श का मानना था कि अगर वह अब उससे किस करेगा तो अस्वीकार कर दिया जाएगा। उसे फिर से छूने से पहले उसे काफी समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। राधा, तुम्हारे झुमके बेहद सुंदर हैं। उनकी चमक तो देखो। यह तुम्हारे गालों की लालिमा और तुम्हारे चेहरे के आकार को एकदम सही तरीके से उभार रहे हैं। आदर्श को लगा कि उसे कुछ कहना चाहिए। उसने जल्दी से तारीफों का सिलसिला शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत मत करना टॉपिक बदलने की, राधा ने झपट्टा मारा। ठीक है, मुझे खेद है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फिर कभी दूसरी लड़कियों के साथ छेड़खानी नहीं करूंगा, आदर्श ने गंभीर तरीके से कहा। तो क्या तुम अभी भी उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करोगे जो आपको उपयुक्त और प्रभावशाली लगती हैं, जब तक कि आप गंभीर है और आपने अपना मन बना लिया है? राधा ने जोर से दिया। हम्म तुम कब से इतनी चतुर और वैक्टू हो गई हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? तुमने संत बनने के बाद से वाकई बेहद कुछ सीखा है। तुम इतने समझदार हो कि तुम्हें पता चल जाता है कि लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। आदर्श ने बेशर्मी से उसकी तारीफ की। मैं अभी भी गुस्से में हूँ, राधा ने गुस्से से कहा। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ क्योंकि मैं बेहद बोर हो गया। तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ वाईफाई नहीं है। यहाँ मेरे पास बकवास करने के लिए दोस्त भी नहीं है। बोर होने पर पुरुषों के मन में अजीब विचार आना आम बात है। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ कि मैं कुछ करने के बारे में नहीं सोच रहा था, आदर्श ने कसम खाई। क्या वो अक्सर यहाँ आती है? राधा ने पूछा। कौन? आशर्या? हाँ, वो यहाँ अक्सर आती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसके पास बेहद ज्यादा टाइम है, आदर्श ने कहा। पासिल मंदिर अब 3 गुटों में डिवाइड हो गया है। एक गुट जिसमें ज्यादातर बूढ़े अधिकारी शामिल हैं, ईजीशा का अनुसरण कर रहे हैं। दूसरे गुट ने आशरुया के प्रति वफादारी की शपथ ली और आखिरी गुट मेरा समर्थन कर रहा है। तीनों उम्मीदवार अब बराबरी पर है। मेरा मानना है कि अगले चुनाव तक यह स्थिति ऐसी ही रहेगी, राधा ने कहा। आदर्श ने चेतावनी देते हुए कहा। बहुत दुश्मन नहीं है, लेकिन बहुत दोस्त भी नहीं है। आपको अभी भी उससे सावधान रहना होगा। राधा ने सिर हिलाया। आशा रुया राधा की अपेक्षा से कहीं अधिक सक्षम थी। ईजीशा के साथ जो हुआ उसके बाद उसने बेहद समर्थन जुटाया। राधा को अभी भी एक नया खिलाड़ी माना जाता था, इसलिए आशा रुया को बेहद समर्थन मिला।
राधा ने शुरू में सोचा था कि ईजिशा ही उसकी एकमात्र प्रतियोगी है, लेकिन अचानक यह तीन तरफा प्रतिस्पर्धा में बदल गई। ऐसा कहा जा रहा है यह जरूरी नहीं कि उसके लिए प्रतिकूल था। वह जानती थी कि उसके लिए अपने वर्तमान प्रभाव और ज्ञान के साथ ईजिशा को चुनौती देना असंभव था। आशारुया के हस्तक्षेप ने उसे अपनी सांस लेने और खुद को तैयार करने के लिए कुछ समय दिया। उसने राधा के कंधों से कुछ बोझ हटा दिया, जिससे उसे खुद को ज्ञान से लैस करने और संसाधन और कनेक्शन इकट्ठा करने का टाइम मिल गया। सीनियर सिस्टर ईशाना कैसी है? आदर्श ने पूछा। चुटकी अपनी बहन ईशाना के बारे में बेहद चिंतित थी। कोल्ड प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया। आधिकारिक प्रक्रियाओं के अनुसार दोषी करार दिए जाने के बाद उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ईशाना ही बहुत थी जिसने इन घटनाओं की श्रृंखला में सबसे अधिक बलिदान दिया था। आदर्श को वास्तव में उम्मीद थी कि वह ठीक होगी, राधा ने कहा। उनकी हालत अब ठीक है, उन्हें आधे साल में ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन उनकी कल्टीवेशन को पूरी तरह से ठीक होने में लंबा टाइम लगेगा। यह जानकर अच्छा लगा। आदर्श ने राहत की सांस ली। आदर्श का रिएक्शन देखकर राधा ने मुंह बनाया। पता चला कि पार्थिन मंदिर में रहना उसके लिए सही विकल्प था। अन्यथा अगर उसे मैजिक सिटी लौटना था तो व्हीलचेयर पर प्रतीक्षा करने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। उसे इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह इसके बजाय मदद करने में सक्षम होना पसंद करेगी। क्या तुमने हमेशा मुझसे हांगजो के अनिरुद्ध का जिक्र नहीं किया? उसकी स्थिति सीनियर ईशाना की स्थिति से मिलती जुलती है। सीनियर सिस्टर ईशाना के साथ मेरा काम खत्म होने के बाद तुम उसे मेरे पास ला सकते हो। मैं उसे जगा पाऊंगी, राधा ने कहा। सच में? यह बेहद बढ़िया है। आदर्श बेहद खुश हुआ। अनिरुद्ध का शरीर वर्तमान में हांगजो के मैजिक एसोसिएशन के संघ द्वारा संरक्षित था। आदर्श हमेशा उसे अपने विचारों में रखता था। वह हर बार हांगजो जाने पर उससे मिलने जाता। यह सबसे अच्छा होगा अगर राधा उसे जगा सके। इस तरह उसका स्वर्गीय ईगल का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आदर्श ने देखा कि राधा अपनी खुशी से उबरने के बाद चुपचाप उसके पास बैठी थी। वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन आदर्श को अभी भी उसकी आंखों में थकान के भाव दिखाई दे रहे थे। उसे तुरंत उस पर तरस आ गया। उसने कहा, क्या यह तुम्हारे लिए बेहद कठोर नहीं है? राधा ने अपना सिर हिलाया और कहा, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम होना वास्तव में बेहद संतुष्टिदायक है। चुनाव की तैयारी करना थका देने वाला हो सकता है, लेकिन यह बेहद सार्थक भी हो सकता है। आदर्श ने वादा किया, मैं आपसे अक्सर मिलने आऊंगा। मैं बेहद खुश रहूंगी जब तक कि तुम हर बार मुझसे मिलने आने पर नहीं मरते रहोगे, राधा ने जवाब दिया। उफ, आदर्श ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। डीमन एलिमेंट के यूज के दुष्प्रभाव काफी गंभीर थे। भले ही आदर्श ने कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त सोल एसेंस एकत्र किए, फिर भी डीमन एलिमेंट के बेहद अधिक यूज से उसके शरीर और आत्मा को गंभीर चोटें आई। सौभाग्य से पार्थिन मंदिर उनके निजी बगीचे की तरह था। वो अपनी इच्छानुसार बेहतरीन दवा, आशीर्वाद और उपचार मैजिक का आनंद ले सकता था, अन्यथा उसकी कल्टीवेशन सिर्फ एक लेवल से भी ज्यादा गिर जाती। डीमन एलिमेंट का यूज करने के कारण उसके शरीर और आत्मा पर जो तनाव पड़ा वह असहनीय था। उसे 1 या 2 साल तक डीमन एलिमेंट का उपयोग करने से बचना पड़ा, भले ही वह असेंसोर को भरने में कामयाब रहा हो। अगर डीमन एलिमेंट उपलब्ध नहीं होता तो आदर्श को ज़्यादा सावधान रहना पड़ता। विधर्मी न्यायालय अभी भी उस पर मुकदमा चलाने का इंतजार कर रहे थे। अगर वे उसके अस्तित्व को विधर्मी घोषित कर देते तो उसके पास खुद का बचाव करने का कोई मौका नहीं होता। आदर्श राधा के आशीर्वाद एलिमेंट की मदद से तेजी से ठीक हो गया। क्योंकि उसकी कल्टीवेशन अभी भी बेहद कमज़ोर थी, इसलिए उसे अपनी चोटों से उबरने के बाद एकांत में कल्टीवेशन करनी थी। पार्थिन मंदिर का माउंट शिमर साधना के लिए एक उल्लेखनीय स्थान था। ऐसा लगा जैसे इस स्थान ने सूर्य, चंद्रमा, तारों का सार एकत्र किया हो। किसी भी मैजिशियन को यहाँ कल्टीवेशन करने से बेहद फायदा होगा, चाहे उसकी कल्टीवेशन का लेवल कुछ भी हो। आदर्श पहले से ही ब्लैक पेंडेंट के हाल ही में विकसित होने के बाद शैतान नगरी का शिकार करने की जल्दी में था। उसके पास शांत मन से कल्टीवेशन करने का टाइम नहीं था, इसलिए उसने अपने एलिमेंटों को बेहतर बनाने के लिए पार्थिन मंदिर के सही वातावरण का यूज करने का फैसला किया। ब्लैक पेंडेंट के हाल ही में किए गए अपग्रेड ने आदर्श की कल्टीवेशन की दर को 5 गुना बढ़ा दिया। आदर्श को एहसास हुआ कि एडवांस लेवल प्राप्त करने के बाद उसकी कल्टीवेशन की दर धीमी हो गई थी।
आदर्श को समय के लिए पार्थिन मंदिर में रहने की योजना बना रहा था। यह सबसे अच्छा होगा यदि वो अपने पांचों एलिमेंट को एडवांस लेवल के थर्ड लेवल तक सुधार सके। एक बार जब उसका फायर एलिमेंट थर्ड लेवल पर पहुंच गया तो वह फिर से ब्लैक पेन फ्लेम बेले के साथ विलय करने में सक्षम हो जाएगा। लाइटनिंग एलिमेंट अभी भी आदर्श का सबसे मजबूत एलिमेंट था। भगवान की मुहर के आशीर्वाद के आधार क्षति को दोगुना कर दिया था। लाइटनिंग कॉल के साथ मिलकर इस्तेमाल किए जाने पर 12 गुना बढ़ाए जाने के कारण लाइटिंग स्पिल एक कमांडर लेवल को एक पल में मार सकती थी। वो अपने शरीर के माध्यम से लाइटनिंग का संचालन करने के बाद सुपर लेवल स्पिल के बराबर एक चाल का आविष्कार करने में भी सक्षम हो सकता है। स्कूल ऑफ मैजिक। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल विसरा हंटर। आदर्श के शैडो एलिमेंट में फैंडिश नाइट हासिल करने के बाद काफ़ी सुधार हुआ। आदर्श को विश्वास था कि वह ज़्यादातर एडवांस्ड मैजिशियन को आसानी से हरा सकता है। जब उसे मखना के डार्क स्वैम्प डोमेन और अपने दुश्मनों को घेरने के लिए कई शैडो को बुलाने की क्षमता याद आ गई। उनके समनिंग एलिमेंट में सुधार की बेहद गुंजाइश थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह केवल लगन से कल्टीवेशन करके हासिल कर सकता था। चुटकी ने बताया कि एक सबनर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट पर साइन कर सकता है। वे समन गेट के साथ डिमनों की एक असली भीड़ को भी बुला सकते हैं। स्पेस एलिमेंट में भी असीमित क्षमता थी। आदर्श को यकीन नहीं था कि वो अपने स्पेस एलिमेंट के एडवांस लेवल को थर्ड लेवल को अपने पास मौजूद टाइम में हासिल कर पाएगा या नहीं। कल्टीवेशन का मार्ग हमेशा से ही एक उबाऊ मार्ग रहा है। सौभाग्य से आदर्श को इस प्रक्रिया की आदत हो गई थी। वह ज्यादातर लोगों की तुलना में जल्दी सही मानसिक स्थिति में आ जाता था। उसने धीरे धीरे अवरोध की परतों को हटाया। आदर्श ने एडवांस लेवल पर पहुंचने के बाद कुछ सीखा था। सितारों को संरेखित करने के लिए यूज की जाने वाले पैटर्न, नक्षत्र और पैलेस केवल स्पिलों को डालने के लिए मूल बातें थी। जब किसी एलिमेंट पर मैजिशियन का नियंत्रण डोमेन बनाने और संबंधित एलिमेंट के ऊर्जा कोणों को इकट्ठा करने के लिए प्राप्त मजबूत होता है, तो मैजिशियन पूरी तरह से अलग परिणाम प्राप्त करने के लिए मैजिक के रूप को बदलने में सक्षम होता है। आदर्श एक ही विचार से अब स्टार ऑर्बिट बनाने में सक्षम होने के बाद तुरंत बेसिक स्पिल डालने में सक्षम हो गया। अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, एक ही विचार से स्टार पैटर्न बनाना। एक बार जब वह एक ही विचार से स्टार पैटर्न का निर्माण करने में सक्षम हो गया तो वह एक पल में एक इंटरमीडिएट मैजिक डालने में सक्षम हो जाएगा। आदर्श ने अपने कई इंटरमीडिएट स्पिलों को फिफ्थ लेवल में अपग्रेड कर दिया था। एक बार जब वह एक ही विचार से फायर फिस्ट, नाइन सरपेंट्स और थंडरबोल्ट लाइटनिंग चैन्स को कास्ट करने में सक्षम हो गया तो उसकी ताकत निश्चित रूप से काफी बढ़ जाएगी। फीनिया शहर के पूर्व में प्रशांत महासागर। हर बार ज्वार गिरने पर दिखाई देने वाली चट्टानें अब नहीं रही। नाविक अपने नेविगेशन के लिए संदर्भ बिंदुओं के रूप में चट्टानों का यूज करते थे। यदि उनके नेविगेशन इक्विपमेंट ठीक से काम नहीं कर रहे थे तो वे चट्टानों का संदर्भ लेते थे। एक बूढ़े मैजिशियन ने असहाय होकर कहा, समुद्र का स्तर अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। शेफाली जहाज के डेक पर थी। उसने एक टाइट आउटफिट पहना हुआ था जो उसके आकर्षक कर्व्स को पूरी तरह आकार दे रहा था। उसके कंधों तक पहुंचते सीधे बाल उसके बर्फीले लेकिन खूबसूरत चेहरे के साथ पूरी तरह से जच रहे थे। यहाँ यही आसपास होना चाहिए। अब हम केवल अपनी प्रवृत्ति का अनुसरण कर सकते हैं, एक वाटर मैजिशियन ने उत्तर दिया। देखो वहां चीजें तैर रही है, जहाज को उस ओर ले चलो। जहाज तेजी से उस क्षेत्र की ओर बढ़ गया जहां तैरती हुई वस्तुएं थी। कई बुरी तरह सड़ी हुई लाशें लहरों में लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने शवों के अंदर के सभी अंगों को खोदकर बाहर निकाल दिया हो, जिससे वे समुद्र की तलहटी में डूबने के बजाय सतह पर तैरने लगे। यह विजरा हंटर ही होंगे, लानत है, उन्होंने हमारे भेजे सभी स्काउट्स को मार डाला है, बूढ़े मैजिशियन ने गुस्से से बड़बड़ाया। हाँ, जाहिर है कि हमारे पास समुद्री डिमनों के बारे में खुफिया जानकारी की कमी है। हम नहीं जानते थे कि उनकी सेना कितनी बड़ी है, उनके पास कौन सी प्रजातियां हैं, और ना ही हम जानते हैं कि वे कब अटैक करने वाले हैं। हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर विसरा हंटर इस इलाके में घूम रहे हैं तो हम भी उनका शिकार बन सकते हैं। जहाज वापस लौटने लगा। समुद्र की सतह पर अजीबोगरीब हलचलें हो रही थी।
शेफाली ने जब कुछ सुना तो उसकी भौहें तन गई। उसने कैप्टन से कहा, तेजी से आगे बढ़ो, कुछ आ रहा है। कैप्टन ने तुरंत चालक दल को बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी स्पीड से जहाज चलाने का ऑर्डर दिया। जहाज के पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने पर भारी दबाव धीरे धीरे कम हो गया। जहाज अंततः फिनियाओ शहर वापस आ गया। फिनियाओ शहर अभी भी मुख्यालय शहर में तब्दील हो रहा था। हर जगह निर्माण कार्य चल रहा था। समुद्र पर बनी फॉर्मेशन और शहर की शक्ल दोनों ही यह संकेत दे रही थी कि शहर में धीमी गति से ही प्रगति हो रही थी। एक कमांडर तुरंत जहाज के पास आया और पूछा, वहां स्थिति कैसी है? विसरा हंटर्स ने हमें ढूंढ लिया है। मुझे लगता है कि उन्हें पहले से ही पता है कि हम शहर को मुख्यालय शहर में बदलने की योजना बना रहे हैं। वे धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहे हैं, बूढ़े हंटर ने बताया। मुझे मत बताओ कि वे पूरे समुद्र तट पर अटैक करने की योजना बना रहे हैं। यह बेहद अचानक हुआ है। हम अपनी मौजूदा संख्या के साथ शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करेंगे। यह तो छोड़ ही दीजिए कि समुद्री राक्षस स्पष्ट रूप से एक शासक के नेतृत्व में है। वे उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जहां हम सुरक्षा का निर्माण कर रहे हैं। हम पिछले कुछ महीनों में पहले ही समुद्र तट के कुछ हजार किलोमीटर खो चुके हैं। इस दर से पूर्व का हर शहर समुद्र का हिस्सा बन जाएगा। कमांडर का नाम हितेश था। बढ़ते समुद्र स्तर ने समुद्री राक्षसों को स्वतंत्र रूप से घूमने की परमिशन दी है। समुद्री डिमनों के अचानक अटैक करने की उम्मीद कौन कर सकता था? चेयरमैन आदित्य ने सही फैसला किया जब उन्होंने खतरा उन्मूलन रणनीति को लागू करने पर जोर दिया। फिर भी खतरा केवल समुद्र तट के 5000 किलोमीटर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूर्व में लियांडो के हेनान तक का पूरा समुद्र तट है। हमें वेस्रा हंटर को खत्म करना होगा, अन्यथा जब हम मुख्यालय शहर का निर्माण कर रहे होंगे तो वे समुद्री राक्षसों की एक विशाल सेना लेकर हमारे पास आएंगे। शेफाली ने अनुमान लगाया, समुद्र उनका क्षेत्र है। कमांडर हितेश सहित यहाँ नियुक्त किए गए अधिकांश लोग भूमि सैनिक है। वे समुद्र में लड़ने में अच्छे नहीं है। वेस्रा हंटर को खत्म करना आसान नहीं होगा। बूढ़े मैजिशियन ने आह भरी। मुझे लगता है कि हमें इसे नंदेश पर्वत को ही संभालने देना चाहिए। क्या नंदेश पर्वत सेना में शामिल होने के लिए अनिच्छुक नहीं था? यदि आप फिनियाओ मुख्यालय शहर में अपनी बात पर कहने पर अड़े रहते हैं तो आपको हमें मनाने के लिए कुछ प्रभावशाली करना होगा। डाली कबीले के एक मेंबर ने ठंडी आवाज में बीच में टोका। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।